गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 8वीं कक्षा में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। आज हम लोग देखने जा रहे हैं हमारा तीसरा पार्ट, जिसका नाम है आर्द्रता एवं मेघ। आर्द्रता एवं मेघ में इसके पूर्व वीडियो में हमने सापेक्ष आर्द्रता और निरपेक्ष आर्द्रता, ये दोनों आर्द्रता देखी हुई है ना। आज जो भाग हम लोग शुरू करने जा रहे हैं वो है बेटा मेघों से निर्धारित ऐसा भाग हम लोग आज देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं संघनन और द्रवण। संघनन एवं द्रवण एक ही नाम है और ये नाम आपको याद रखना है कि संघनन और द्रवण यानी होता क्या है। तो देखिए बेटा, द्रवण जिसमें पानी की ओस की बूंदें तुषार एवं कोहरा जब छाता है तो छोटे से छोटे आकार से बड़े आकार तक जो भी बूंद का प्रकार हो उसे हम लोग द्रवण यानी कि संघनन कहेंगे, जो कि मेघ के रूप में शुरुआत होती है। मेघ की यदि शुरुआत अगर बोली जाए तो वो होती है बेटा संघनन और द्रवण। तो जैसे आपको यहाँ पे बोला गया है कि यदि आपको पूछा कि द्रवण यानी क्या, तो आप लोग कह सकते हैं कि जब गैसीय अवस्था का रूपांतरण द्रव रूप में होता है, गैसीय अवस्था द्रव रूप में परिवर्तित होती है, उस प्रक्रिया को द्रवण कहते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि वातावरण में गैसीय अवस्था की वाष्प का द्रव रूप में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को द्रवण कहते हैं। साथ ही वातावरण में वाष्प के घन रूप में परिवर्तन को संघनन कहते हैं। मतलब यदि आप लोग को पूछा गया कि वाष्प के घन रूप में यदि परिवर्तन हो रहा है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, संघनन कहेंगे, जो कि इसका उदाहरण है मेघ। वाष्प का घन रूप में ज़्यादा मात्रा में परिवर्तन मेघ में ही होता है, इसीलिए उसको संघनन भी कहते हैं। तो वायु का तापमान कम होने पर वायु की वाष्प धारण क्षमता कम हो जाती है। आपको ये तो पता ही है कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जैसे जैसे वायु का तापमान कम होगा वैसे वैसे उसकी वायु की वाष्प धारण क्षमता क्या हो जाती है बेटा, कम होती है। और यदि वायु का तापमान ज़्यादा हो तो वाष्प धारण क्षमता ज़्यादा हो जाती है। तो वायु की सापेक्ष आर्द्रता 100% होने पर वाष्प का द्रवण होना शुरू होता है, द्रवण होने लगता है। जैसे ही सापेक्ष आर्द्रता 100% हो गई तो ये समझिए कि वाष्प का द्रवण में रूपांतरण शुरू हो गया है। तो उस समय वायु का औस बिंदु तापमान पर पहुंचना आवश्यक होता है, और जैसे ही ये द्रवण शुरू होता है वैसे ही बूंद का रूपांतरण औस बिंदु में होना शुरू होता है बेटा। तो द्रवण हेतु तापमान कम होना और सापेक्ष आर्द्रता बढ़ना आवश्यक होता है। तो द्रवण के लिए तापमान का कम होना और सापेक्ष आर्द्रता बढ़ना, ये दोनों प्रक्रियाएं होना बहुत ज़्यादा आवश्यक होती है। खुले वातावरण में सूक्ष्म कणों के चारों ओर धूल के कण, लवण इत्यादि होते हैं। अब देखिए बेटा, आपको ये तो पता है कि यदि हमारे आसपास खुला वातावरण है तो इसमें सूक्ष्म कण चारों ओर हमें फैले हुए दिखाई देते हैं। धूल के कण, लवण इत्यादि हमारे आसपास देखने के लिए मिलते हैं। लवण यानी क्या होता है बेटा, लवण यानी नमक होता है। तो जैसे आप लोगों ने कभी सूरज की रोशनी सुबह सुबह जब आती है उसमें यदि धूल के कण आ गए तो आपको वो सूक्ष्म कण चमकते हुए तारों की तरह चमकते हुए आप लोग को दिखाई भी देते हैं, देखे होंगे आप लोगों ने, है ना। तो ये सब जो प्रकार है सूक्ष्म कणों का, जो कि हमारे खुले वातावरण में हम लोग आसपास महसूस करते हैं, उसी के रूप में ओस, तुषार और कोहरा भी देखने के लिए मिलता है। तो ये जमीन से सटकर तो वही मेघ भूमि से दूर आकाश में पाए जाने वाले द्रवण के रूप है। तो यदि आपको कभी पूछा गया कि ओस, तुषार और कोहरा, ये जो प्रकार है मेघ के, वो भूमि के कहाँ पर पाए जाते हैं, तो दूर आकाश में ये पाए जाने वाले द्रवण के रूप है। तो आज शुरू करते बेटा हमारा अगला भाग, वो है बेटा मेघ एवं मेघों के प्रकार। तो मेघ, आप लोगों ने देखा होगा, मेघ यानी होते हैं बादल, और बादल अगर आप लोग को देखने हैं तो वो आसमान में बहुत ही ऊंचाई पर आपको नजर आते हैं। तो ये मेघ कैसे बनते हैं और इसके लिए कैसे वातावरण होना चाहिए। फिर जैसे कि आप लोग मान लीजिए कि अभी पतंगों का मौसम चल रहा है ना। अब कुछ दिनों बाद मकर संक्रांति आने वाली है और ये मकर संक्रांति में आप लोग बहुत अच्छे से पतंग उड़ाएंगे। कुछ दूरी पर पतंग जाने के बाद आप लोग महसूस करते हैं कि पतंग अपने आप और तेज़ी से उड़ना शुरू हो जाती है, जैसे ही ऊपर ज़्यादा ऊपर चली गई तो, है ना। और उड़ाने भी में मज़ा आता है हमें। तो जैसे
पतंग कुछ दूरी पर जाने के बाद अपने आप उड़ना शुरू हो जाती हैं, वैसे ही मेघ कुछ दूरी पे जाने पर अपने आप बनना शुरू होते हैं। ठीक है बेटा, तो मेघ वातावरण में अधिक ऊंचाई पर पाया जाने वाला संघनन का स्वरूप है। यदि आप लोग को पूछा गया कि मेघ कौन से प्रक्रिया का स्वरूप है, तो ये संघनन का स्वरूप है। ठीक है, देखिए बेटा यहाँ पे बोला गया है कि यह हमेशा याद रखो कि कोहरा एवं धुंध में अंतर है। कोहरा केवल बाष्प से बनता है और धुंध जो है वो प्रदूषित वायु के स्थानों पर कोहरे एवं धुंध से बनता है। धुंध जो है वो ना वो प्रदूषित वायु की वजह से बनता है। ठीक है, और जो कोहरा होता है वो बाष्प से बनता है। तो वातावरण के सूक्ष्म कणों के आसपास संघनन होता है। संघनन से तैयार हुए मेघ में स्थित जल के कण, हिम के कण अत्यंत सूक्ष्म होने से करीब करीब भारहीन अवस्था में होते हैं, इसलिए मेघ वायु में तैरते रहते हैं। यदि आपको बोला गया कि वायु में मेघ तैरते क्यों हैं, तो उसका सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि उसके हिम के कण जो होते हैं मेघ के अंदर वो अत्यंत सूक्ष्म होते हैं और वो करीब करीब भारहीन अवस्था में होने की वजह से वह मेघ वायु में ऊपर में आसमान में तैरते हुए आपको नजर आते हैं। ये देखिए, आपको वर्षा की बूंद के बारे में आपको यहाँ पे जानकारी बताई गई है। यदि परीक्षा में आपको पूछा गया कि वर्षा की बूंद बनाइए, तो आपको इस तरह से एक डिवाइडर से गोला बना लेना है। वर्षा की बूंद का व्यास कम से कम 5 मिलीमीटर होता है। ठीक है, ये जो छोटा सा कण आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे वो है सूक्ष्म कण, और थोड़ा सा बड़ा कण जो दिख रहा है वो है बेटा संघनन में तैयार मेघ में जल का कण। मतलब यदि आप लोगों ने मेघ में जल का कण संघनन से तैयार होने की वजह से अगर बोला कि वो उसका आकार कैसे होता है, तो सूक्ष्म से थोड़ा सा बड़ा होता है। अब ये हो गया हमारी आकृति 3.7 जो कि है वर्षा की बूंद। अब हम लोग चलते हैं, सूर्य की ऊष्मा से भूमि एवं जल गर्म होते हैं। ये तो आपको पता ही है कि गर्मियों के दिनों में सूर्य की ऊष्मा से भूमि और जल गर्म होते हुए आपको नजर आते हैं। तो सतह के पास की वायु गर्म होती है, फैलती है और वायु का घनत्व कम होता जाता है। यदि हम लोग हमारे आसपास सतह की वायु की बात करें तो उसका घनत्व क्या होता है बेटा, बहुत कम होता है। गर्म हवा ऊंचाई पर जाने लगती है। गर्म हवा हल्की होने की वजह से क्या होती है, बहुत ऊंचाई पर जाने लगती है। और जैसे जैसे सूरज की रोशनी तेज होने लगती है गर्मियों के दिनों में, और वो बाष्प बनाती है, पानी से बाष्प बनता है, और वो गर्म हवा जो है वो हल्की होने की वजह से उस बाष्प को ऊपर तक ले जाती है और वो मेघ में परिवर्तित होती है। तो ऊंचाई पर जाते समय वायु का तापमान कम होने पर वायु की बाष्प धारण क्षमता कम होने लगती है, सापेक्ष आर्द्रता बढ़ती है। जैसे जैसे हम लोग ऊंचाई पर जाएंगे तो बाष्प धारण क्षमता कम होगी और सापेक्ष आर्द्रता बढ़ेगी। वायु में स्थित बाष्प का जल के कणों में एवं हिम के कणों में रूपांतरण होने लगता है। जैसे जैसे ऊपर बाष्प का जल के कणों में रूपांतरण होता है, उसी तरह हिम के कणों में भी उसका रूपांतरण होने लगता है। यही उस वायु का औसत बिंदु तापमान कहलाता है बेटा। अगर आपको कभी बोला गया कि किसी भी वायु का औसत बिंदु तापमान क्या होता है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि वायु में स्थित बाष्प का जल के कणों में और हिम के कणों में रूपांतरण की क्रिया को हम लोग औसत बिंदु तापमान कहते हैं। आकृति 3.8 देखो। औसत बिंदु तापमान का स्तर भी ऊंचाई एवं बाष्प के अनुपात पर निर्भर रहती है, यह ध्यान में रखो। अब देखिए बेटा, आकृति 3.8 बाजू में ही दूसरे पेज पर आपको दिया गया है। मेघों के प्रकार आपको यहाँ पे बताए गए हैं। बहुत ही सुंदर नीले रंग की आकाश में अच्छे अच्छे अलग अलग तरीके के मेघ बने हुए आप लोग को यहाँ पे नजर आएंगे। देखिए, हर एक मेघ का अलग अलग प्रकार आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है ना। तो ये मेघों के अलग अलग प्रकार हैं। यहाँ पे देखिए, कम ऊंचाई वाले जो मेघ होते हैं वो इस तरह से नज़र आते हैं। मध्यम ऊंचाई वाले मेघ जो होते हैं वो इस तरह से नज़र आते हैं। यहाँ पर इतने जो भाग आपको नज़र आ रहा है वो मध्यम ऊंचाई वाला भाग है, और अधिक ऊंचाई वाले मेघ जो है ना वो इस तरह से आपको नज़र आते हैं। तो मेघों के भी अन्य अलग अलग प्रकार हैं। और नीचे देखिए, ज़मीन पर बिल्डिंगें बनी हुई आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। तो ये हो गया हमारे मेघों के प्रकार। तो संघनन के कारण वातावरण में अधिक ऊंचाई पर सूक्ष्म जल कण एवं हिम के कण वायु में तैयार
तैरने लगते हैं। देखिए बेटा, संघनन की वजह से ही मेघ बनते हैं, ये मैंने बताया। और जैसे जैसे वायु हल्की होकर ऊपर तक जाती है, ऊंचाई पर जाती है, तो उसके सूक्ष्म जलकण जो है वो हिम के कण वायु में तैरने लगते हैं। वायु में स्थित धूल के कणों के आसपास वे एकत्र होते हैं और आकार में बड़े होने लगते हैं। तो देखिए, धूल के कणों की वजह से ही वो आसपास में एकत्र होते हैं और आकार में बड़े होने लगते हैं। इस समुच्चय को मेघ कहते हैं। तो मेघ किस तरह से बनते हैं, यदि आपको पूछा गया, तो धूल के कणों के आसपास एकत्रित होने वाले हिम के वायु के कणों की वजह से जब उसका आकार बढ़ता है, और इस समुच्चय को मेघ कहते हैं। ये आप लोग इसका जवाब दे सकते हैं। तो वायु के जोरदार ऊर्ध्वगामी प्रवाह के कारण वे तैरते रहते हैं। जिस प्रकार पतंग एक विशिष्ट ऊंचाई प्राप्त करने के बाद ऊपर ऊपर जाने लगती हैं, उसी प्रकार मेघ भी ऊर्ध्वगामी प्रवाह के कारण वायु में तैरते हैं। अब देखिए बेटा, कि अगर आपको पूछा गया कि वायु भले ही ऊपर जाती है परंतु मेघ तैरते क्यों हैं, वो ऊपर ही क्यों रहते हैं, तो जैसे पतंग का एक उदाहरण आपको यहाँ पे बताया गया है कि एक विशिष्ट ऊंचाई प्राप्त करने के बाद वो ऊपर जाता है, वैसे ही ऊर्ध्वगामी प्रवाह के कारण वायु में मेघ जो है वो तैरते हुए आपको नजर आते हैं। तो समुद्र तल से अलग अलग ऊंचाइयों पर मेघ पाए जाते हैं। अत्यधिक ऊंचाई पर बनने वाले मेघ, देखिए समुद्र तल के बारे में बात कर लेते हैं कि अलग अलग ऊंचाई होती है समुद्र तल की, तो उसकी ऊंचाई के अनुसार मेघ अलग अलग ऊंचाई पर पाए जाते हैं। तो अत्यधिक ऊंचाई पर बनने वाले मेघ कई बार सूक्ष्म हिमकणों से ही बनते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे बोला गया है कि अत्यधिक ऊंचाई पर जो मेघ बनते हैं वो बहुत बार सूक्ष्म हिमकणों से बने हुए होते हैं। मेघों में संघनन एवं बाष्पीभवन की क्रिया होती रहती है। मेघों में भी जल और हिम के कणों में हलचलें होती रहती है। देखिए, यहाँ पे दो वाक्यों से आपको यह बताया गया है कि मेघों में संघनन और बाष्पीकरण ये प्रक्रिया तो होती है, परंतु मेघों में जल और हिम के कणों में भी हलचलें पाई जाती है। मतलब जल और हिम के कण तो मेघों में होने की वजह से उसमें हलचल हमें देखने के लिए मिलती है। पृथ्वी पर होने वाली वर्षा विशिष्ट प्रकारों में मेघों से होती है। बाष्प का प्रमाण भूमि की सतह के पास अधिक होता है। तो देखिए बेटा, पृथ्वी पर जब जब वर्षा होती है तो उसके मेघों की वजह से उसके विशिष्ट प्रकार की वर्षा देखने के लिए मिलती है। बाष्प का प्रमाण भूमि की सतह के पास अधिक होता है। आपको कभी अगर पूछा गया कि बाष्प का प्रमाण भूमि की सतह में अधिक होता है या आसमान में अधिक होता है, तो आप लोग बोल सकते हैं कि बाष्प का प्रमाण भूमि की सतह के पास ही अधिक होता है। उसी की वजह से ओस बिंदु बने हुए हमें ज़मीन पर दिखते हैं। ठंडी ज़मीन या सुबह सुबह टहलने जाने के बाद हमें कुछ ज़मीन गीली हुई आपको दिखाई देती है। तो समुद्र तल से ऊंचाई के अनुसार बाष्प का प्रमाण कम होता जाता है। इसके कारण कम ऊंचाई वाले मेघ आकार में बड़े होते हैं और अधिक ऊंचाई वाले मेघ आकार में छोटे होते हैं। तो देखिए बेटा, ये सबसे इम्पोर्टेंट दो चीज़ें यहाँ पे बताई गई कि यदि हम लोग जितने ज़्यादा ऊंचाई पर गए, है ना, तो वहाँ पे मेघ जो है वो छोटे आकार में आपको मिलेंगे, है ना, और यदि हम लोग कम ऊंचाई पर गए तो मेघ का आकार बड़ा होता हुआ आप लोग को यहाँ पे नजर आएगा। क्यों कम ऊंचाई पर मेघ का आकार बड़ा होता है? क्योंकि भूमि की सतह पर बाष्प का प्रमाण अधिक होता है, और वही भूमि की सतह के उस पार ऊपर आसमान में बाष्प का प्रमाण कम होने की वजह से जैसे जैसे हम लोग ऊंचाई पर जाते हैं वैसे वैसे मेघ का आकार जो होता है ना वो छोटा होता हुआ आपको नजर आता है बेटा। अब यहाँ पे एक अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण के अनुसार मेघों के 10 प्रकार यहाँ पे बताए गए। 10 प्रकार यानी कि देखिए, सबसे कम आसमान से मतलब आसमान की कुछ दूरी तक हम लोग इसका अगर बोले तो इसका विस्तार कम अधिक हो सकता है। यहाँ पे बोला गया है कि सामान्य ऊंचाई मीटर में, तो सबसे कम ऊंचाई जो होती है उसमें जो मेघों के प्रकार पाए जाते हैं वो क्यूमुलस है और क्यूमुलोनिम्बस है, क्यूमुलोनिम्बस, ठीक है,
ये दो प्रकार कम ऊंचाई वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं मेघ के। फिर जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं 2000 से कम ऊंचाई पर यदि हम लोग पहुंचेंगे तो स्ट्रेटोक्यूमुलस, स्ट्रेटस और निम्बोस्ट्रेटस करके मेघों के प्रकार पाए जाते हैं। फिर 2000 से 7000 के मीटर के अंदर अगर हम लोग पहुंचे आसमान में तो वहाँ पे मेघों के प्रकार हैं बेटा अल्ट्रोस्ट्रेटस और अल्ट्रोक्यूमुलस, ठीक। और 7000 के ऊपर 14,000 मीटर ऊंचाई तक यदि हम लोग पहुँचें तो वहाँ पे जो मेघों के प्रकार पाए जाते हैं वो बेटा सीरस, दूसरा है सीरोस्ट्रेटस और तीसरा है बेटा सीरोक्यूमुलस। ये अन्य कुछ प्रकार यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ तक हम लोग अपने वीडियो को रोकते हैं। अगले वीडियो में इसके सामने का भाग हम लोग ज़रूर देखेंगे। तब तक अपना खुद का ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कोरोना से बचने के लिए 2 गज की दूरी रखिए, मास्क ठीक से पहनिए और बार बार हाथ धोते रहिए। थैंक यू क्लास, टेक केयर, बाय।